ठीक है। आज का टॉपिक होगा हमारा रिवर सिस्टम। ठीक है। रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इस टॉपिक की शुरुआत के लिए हमें इसका पहले एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा, कैसे इसको शुरू करेंगे। ठीक है। रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट में रख सकते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर। ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड अनदर वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय की नदियों का जो तंत्र है वो, और दूसरा होता है प्रायद्वीप भारत की नदियों का तंत्र। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है। हिमालय की नदियों का तंत्र और प्रायद्वीप भारत की नदियों का तंत्र। ठीक है। तो एक एक पॉइंट इनमें हम ऐसे लिख लेते हैं। नंबर वन, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है। These rivers are perennial. पेरिनियल रिवर, हिमालय की जो नदियां होती हैं वो पेरिनियल रिवर होती हैं। पेरिनियल रिवर का मतलब होता है जो पूरे साल भर बहती रहती है, पूरे साल भर फ्लो करती है। जबकि पेनिनसुलर रिवर, these rivers these rivers are seasonal rivers, seasonal rivers, seasonal rivers। सीजनल रिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ मानसून, जब भारत में मानसून आता है तो ये रिवर फ्लो करना शुरू करती हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई आप इनको सीजनल रिवर्स कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर टू, हिमालयन रिवर यूथफुल रिवर होती है। रिवर की एज होती है। अगर रिवर हिमालय से आ रही है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये अपना कोर्स चेंज करती है, अपने रूट में आने वाली चीज़ों को वॉश कर देती है, इसलिए ऐसी रिवर कहलाती है यूथफुल रिवर। जबकि पेनिनसुलर रिवर, इनमें स्पीड कम होता है, स्लो होती है, और ये डिपेंड करती है लैंड के ऊपर, टोपोग्राफी के ऊपर, कि किस प्रकार वो फ्लो करेगी। यानी ये ओल्ड एज या फिर मैच्योर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक पॉइंट इसका आ जाएगा, दीज रिवर्स, दीज रिवर्स आर youthful, these rivers are youthful, youthful age river, youthful age river बोलते हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर को कहते हैं these rivers, these rivers are old age, old age, या स्लैश करके लिखना आप, मैच्योर एज रिवर, मैच्योर एज रिवर, ओल्ड एज रिवर या फिर मैच्योर एज रिवर। ठीक है। ओल्ड एज, ओल्ड एज का एग्जाम्पल हो सकता है फॉर लाइक कावेरी, और यूथफुल एज का रिवर हो सकता है भागीरथी एंड अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा कन्फ्लुएंस करते हैं तो वो बनाते हैं रिवर गंगा। यानी रिवर गंगा को आप कंसिडर करते हो यूथफुल एज, और कावेरी को आप कंसिडर करते हो एज अ ओल्ड एज रिवर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो देख लेते हैं। हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर, rivers are antecedent, antecedent। अभी इस वर्ड को समझाऊंगा, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है। हिमालय की जो रिवर है ये एंटीसीडेंट रिवर होती हैं। ठीक है। हिमालय की नदियां एंटीसीडेंट होती हैं। अभी समझाते हैं वर्ड होता क्या है। और पेनिनसुलर रिवर में एक पॉइंट ऐसे आ जाना, देयर फ्लो, देयर फ्लो इज sluggish, their flow is sluggish, flow is sluggish,
ठीक है, एक एक पॉइंट ऐसा हो गया। हिमालय की रिवर जो होती है एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स इनमें फ्लो जो होता है वो स्लगिश फ्लो होता है, धीमी रफ्तार से बह रही होती हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ड आ रहा है ना एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वर्ड को अलग से समझा देते हैं। ठीक, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, साल भर जो फ्लो करती है, और जो सीजन में फ्लो करती है वो। ठीक है, अब एंटीसीडेंट वर्ड को समझा देते हैं कि एंटीसीडेंट वर्ड क्या होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आप इसको ना एक नोट में लिख लेना, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इस टर्म का क्या मीनिंग है। ठीक है, एंटीसीडेंट का वो देख लेते हैं। एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, these river these rivers form these rivers form before before existence of Himalaya, existence of हिमालय। ठीक है, मतलब कि जब हिमालय बना था तो हिमालयन रिवर, कुछ नदियां हिमालय से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ऐसी नदियों को आप हिमालयन रिवर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हिमालय बनने से पहले से कुछ नदियां एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसी रिवर क्या होती हैं, एंटीसीडेंट्स होती हैं। ठीक है, हिमालय में तो वैसे तो बहुत बड़ा नेटवर्क है नदियों का। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक सतलुज है, ठीक है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, देन इसमें आ जाएगी आपकी काली नदी है। ठीक है, इसमें आ जाएगी कोसी, गंडक, बहुत सारी हैं। तो कुछ नदियां हिमालय की ऐसी हैं, जब महान हिमालय पर्वतमाला नहीं भी बनी थी तो भी वो फ्लो करती थी उससे पहले से। तो ये एंटीसीडेंट वर्ड का मतलब ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले रही हैं। ठीक है, नोन एज एंटीसीडेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एग्जाम में आ जाती है ये। ठीक है, एंटीसीडेंट। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, और हिमालय रिवर सिस्टम का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कुछ रिवर्स का ओरिजिन होता है ग्राउंड वाटर बेड से, कुछ रिवर ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम लेक्स। ठीक है ना, कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जब मानसून आता है, मानसून की वजह से जनरेट हो जाती हैं। जब हिमालय बना तो हिमालय के टॉप पीक्स पर ग्लेशियर बने। ठीक है, बर्फ की चोटियां बनी और उससे बर्थ हुआ डिफरेंट हिमालयन रिवर्स का। तो एंटीसीडेंट शब्द आपको यह समझा रहा है कि हिमालय के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से पहले भी कुछ नदियां थीं, और वही नदियां अब अपलिफ्ट हो गई, उनका कोर्स चेंज हो गया होगा ना, मतलब ये अपना रास्ता मुड़ जाते हैं, कोर्स चेंज हो जाता है। जो इरेगुलर लैंड सरफेस था वो अपलिफ्ट हो गया, अब ये नदी पहाड़ी इलाके से बह रही है, लाइक दिस, आप ऐसा कह सकते हो। पहले ये लो रीजन पे रही होगी, और प्रोबेबली इसका जो एग्जिस्टेंस था वो किसी झील से था, या वो किसी ग्राउंड वाटर बेड से था। क्लियर? एंड लेटर ऑन जब हिमालय बने तो स्नो कवर पीक्स बनी, और स्नो कवर पीक्स ने डिफरेंट मेन स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज को बर्थ दिया। तो इसीलिए हिमालय की नदी को आप एंटीसीडेंट भी कहते हो। ठीक है ना, जैसे गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी का उल्लेख है हिंदू जो संस्कृति है उसमें भी वर्णन है, लेकिन हिमालय तो 60,000 साल पहले ही आया ना। हिमालय कब आया? 60,000 ईयर्स अगो। तो आप ऐसा मान सकते हो कि उससे पहले से क्या रही होगी, हिमालय आई होगी। ठीक है, हिमालयन रिवर्स। इसमें हिमालयन रिवर्स में जो मेन नेटवर्क है वो बताते हैं आपको। ठीक है, आप हेडिंग लिख लेना हिमालयन रिवर्स, और हिमालयन रिवर्स में पहला जो इसका नेटवर्क है वो समझ लेते हैं। ठीक, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। ठीक है, ठीक है, हिमालयन
रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में आप ऐसे लिख लेना। इसके 3 बड़े सिस्टम होते हैं। हिमालयन रिवर के 3 बड़े सिस्टम है। पहला सिस्टम आता है इसमें गंगा सिस्टम, गंगा सिस्टम। दूसरा आता है नंबर 2 इंडस सिस्टम, गंगा नदी का तंत्र। फिर आता है सिंधु नदी का तंत्र, फिर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। गंगा सिस्टम, इंडस सिस्टम एंड नंबर 3 ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है, गंगा सिस्टम, इंडस सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये 3 सिस्टम आएंगे, जिसमें सबसे पहले रीड आउट करेंगे गंगा सिस्टम को। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला सिस्टम हेडिंग बना लेना आप, गंगा सिस्टम, गंगा सिस्टम। ठीक है, गंगा सिस्टम। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की एक लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और इसका लेंथ कितना है वो देख लेते हैं। इट इज 2525 किलोमीटर लॉन्ग। लेंथ बेसिकली आपसे लेंथ पूछते नहीं है, बट ये इसलिए बताई जाती है कि यहाँ पर वर्ड आया ना लॉन्गेस्ट रिवर, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेंथ पे चर्चा हो जाए। अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू रेयरली आपसे पूछा जाता है। ठीक, गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर। ठीक, अगला पॉइंट आता है गंगा रिवर, गंगा रिवर बिकम नेशनल रिवर, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। बिकम नेशनल रिवर, नेशनल रिवर इन ईयर 2008। वर्ष 2008 में गंगा नदी क्या बनी है, राष्ट्रीय नदी बनी है। ठीक, वर्ष 2008 में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर डिस्कशन होता है कि एक्चुअल में गंगा नाम कहाँ से माना जाता है, कहाँ से बनती है, और उत्तराखंड की टेरिटरी में इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप यहां से चेक करना, ऐसे लिखेंगे इन उत्तराखंड, क्योंकि हम गंगा नदी को जिस स्टेट से मानते हैं वो उत्तराखंड है, एंड फिर वो टिल वेस्ट बंगाल तक है। तो शुरुआत यहां से करेंगे। इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड रिवर भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम, रिवर भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम, रिवर भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम, भागीरथी का ओरिजिनेशन है फ्रॉम, एक मिनट, ठीक है, रिवर भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख, गौमुख। ठीक है, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख उत्तरकाशी, गौमुख उत्तर काशी, उत्तर की काशी बोलते हैं उसको। ठीक है, जितना महत्व एक्चुअल में काशी का है उतना ही महत्व उत्तर की काशी का है। ठीक है, इसको नॉर्थ की काशी बोलते हैं। ठीक, और भागीरथी नदी ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम गौमुख। गौमुख एक अनटच्ड प्लेस है। ठीक है, और यहाँ से आप कह सकते हो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से रिवर आती है। जब आप इस रिवर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे काऊ का माउथ होता है ना, गाय का माउथ, तो वैसे ये नदी निकलती है। दैट्स वाई इसको टर्म दी गई है कॉल्ड गौमुख। ठीक है, रिवर भागीरथी ओरिजिनेट गौमुख उत्तरकाशी। ठीक, और दूसरी रिवर है वाइल, जबकि वाइल रिवर अलखनंदा, रिवर अलखनंदा ओरिजिनेट
रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम, जबकि उत्तराखंड की सीमा में अलकनंदा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम, यहां से चेक करना, ठीक। अगला पॉइंट यहां से देखिएगा, रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम, अलकनंदा का ओरिजिनेशन है फ्रॉम, फ्रॉम सतोपंथ, अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम सतोपंथ, अलकनंदा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सतोपंथ, सतोपंथ से निकलती है, ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम सतोपंथ। और सतोपंथ जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो है चमोली, जिला चमोली है, ठीक है। चमोली जिले से सतोपंथ से आ रही है अलकनंदा, ठीक। क्योंकि आप उत्तराखंड में हो तो उत्तराखंड में इन दोनों नदी को इनके फ्लो के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं, कॉमन नाम। भागीरथी जो है ना, भागीरथी नदी जब गौमुख से आती है, यूथफुल रिवर है, इसमें बहुत ज्यादा साउंड होता है, बहुत ज्यादा शोर करती है ये, तो उत्तराखंड के निवासी से बोलते हैं सास, क्या बोलते हैं, जैसे सास हल्ला मचाती है ना, शोर करती है, वैसे इसको नाम दिया गया कॉल्ड सास। अलकनंदा जब आती है तो अलकनंदा आप कहते हो थोड़ी शांत आती है, मतलब फ्लो उसमें थोड़ा कम है एज कंपेयर टू भागीरथी, उसमें फ्लो कम है, तो दैट्स वाई इसको कहते हैं बहू। तो उत्तराखंड की सीमा में अलकनंदा और भागीरथी के नाम है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम ऐसे देखेंगे, इन उत्तराखंड भागीरथी नोन एज सास, भागीरथी known as Sas, while अलकनंदा known as, जबकि अलकनंदा को कहते हैं, अलकनंदा known as बहू, known as बहू बिकॉज ऑफ द फ्लो, ओके। सास बहू का टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि इसमें वेग है, फ्लो है, भागीरथी में ज्यादा है इसलिए भागीरथी साउंड क्रिएट करती है, अलकनंदा में कम फ्लो है इसलिए कम साउंड है, दैट्स द रीजन आप इसको सास बहू कहते हो, ठीक है। और अलकनंदा भागीरथी का संगम जिस जगह पर होता है वो अभी मैं मेंशन कराऊंगा। इन दोनों रिवर में से अलकनंदा जो है ना इंडिविजुअली उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनाती है, ठीक है। और उनमें से एक प्रयाग वो प्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो हाँ देव प्रयाग हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देव प्रयाग है। तो मैं एक पॉइंट इसमें ऐसे लिखा रहा हूं, अलकनंदा इन उत्तराखंड फॉर्म 5 प्रयाग्स, ठीक है। अगला पॉइंट आप ऐसे चेक करना, अलकनंदा, अलकनंदा इन उत्तराखंड फॉर्म 5 प्रयाग, हमारे लिए 5th प्रयाग इंपॉर्टेंट होगा, अलकनंदा इन उत्तराखंड फॉर्म 5 प्रयाग, पंच प्रयाग बनाती है, ठीक है, 5 प्रयाग, दैट इज नंबर 1। पहला प्रयाग आता है अलकनंदा प्लस, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम से जो प्रयाग बनता है वो है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। सेकंड आता है इसमें अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, जंबल नहीं है, ठीक है, इसका सीक्वेंस नहीं है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी से जो प्रयाग है वो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। फिर आती है अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा से बनता है कॉल्ड विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंबर 4 अलकनंदा एंड पिंडर, अलकनंदा एंड पिंडर, अलकनंदा और पिंडर रिवर से बनता है कर्णप्रयाग,
अलकनंदा प्लस पिंडर, ये रिवर बनाती है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। एंड फाइनली आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला हमारे काम का है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। आपसे एग्जाम में अगर पूछ सकते हैं तो अलकनंदा प्लस भागीरथी जहां पे मिल रही है उस प्रयाग के बारे में डिटेल पूछी जा सकती है, ठीक, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अदरवाइज बाकी तो सब ये उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है, ये वाले जितने मैंने लिखा है ये एडिशनल समझ लो, ये उत्तराखंड का पार्ट माना जाता है, ठीक। अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी इज देवप्रयाग। आप में से कोई देवप्रयाग गया है? आप गए हैं, ठीक है। देवप्रयाग में आपने क्या चीज नोटिस करी देवप्रयाग जाके? दो, ठीक है, दोनों का कलर अलग है, दो नदी आती है एक जगह मिल जाती है, दोनों का कलर अलग है। और कुछ नोटिस करा? एक साइलेंट होती है, एक हल्की धीमी बहती है, एक में फ्लो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं और इस हाथ से एक रिवर आ रही, बहुत फ्लो में आ रही, वो कौन सी होगी? भागीरथी। और इस हाथ से जो रिवर बहुत शांत आ रही है वो आ रही है अलकनंदा। तो दोनों आके एक जगह मिल जाती हैं, दोनों का कलर डिफरेंट होगा, ये बात ओके है। तो भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है और जिस जगह पे मिल रही है वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में आपने कोई मंदिर देखा था? मंदिर देखा है? अंदर सिटी के अंदर एक मंदिर है, देवप्रयाग की सिटी जो है ना, छोटा सा टाउन है देवप्रयाग, उसमें एक मंदिर है। और वो मंदिर आप शायद, मुझे नहीं लगता कि आप वहां गए होंगे, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर। रघुनाथ टेम्पल है वो। किसका मंदिर है? रघुनाथ का, ठीक है, राम का मंदिर है। और गंगा हिंदू धारणा के हिसाब से लॉर्ड विष्णु के चरणों में रहती है, बैकुंठ धाम में निवास करती है ना, तो लॉर्ड राम के चरणों से क्या बह रही है? गंगा। तो दैट्स वाई देवप्रयाग से आप नाम देते हो क्या? गंगा। उससे पहले पहले उत्तराखंड की सीमा में इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। राजा भगीरथ इसको लाए थे, कई सालों तक उन्होंने तपस्या करी थी, तो राजा भगीरथ इनको धरती पे लाते हैं ना, तो दैट्स वाई उनके नाम से फेमस है उत्तराखंड में, कॉल्ड भगीरथी। जब ये देवप्रयाग आती है तो फाइनली इसका नाम गंगा हो जाता है। तो आप देवप्रयाग में ऐसे लिख सकते हो, कौन सी? दोनों का जो कलर है वो तो डिफरेंट है, ठीक है। जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो बेसिकली वाटर, आप पानी उठाओगे तो पानी का कलर नथिंग, कुछ भी नहीं होता। दोनों नदी एक दूसरे से संगम कर लेती है, वहां से जो नदी बनती है वो बनती है गंगा। वॉल्यूम तब राइज होता है जब भागीरथी से अलकनंदा आके मिल जाती है। तो भागीरथी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या है? अलकनंदा है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी इज अलकनंदा। और अलकनंदा भागीरथी जब मिल जाते तो वो गंगा हो जाती है। तो वो पानी वहां से ना कॉमन ही आ रहा, वो हमें ऐसा लगता है कि वो मिल नहीं रही, मिल के भी मिल नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में वो मिल जाती है। हकीकत ये है कि दो जो मतलब जननी हैं उत्तराखंड में, ये दोनों जननी हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी, जो अपने वजूद की वजह से सैकड़ों जीवों को क्या कर रही हैं? पोषित कर रही हैं कई सालों से। अगर ये ना होती तो ना होती वेजिटेशन, ना एग्रीकल्चर, ना वहाँ पे कोई सर्वाइवल हो पाता। तो नदियाँ जो हैं प्रकृति के एक वरदान है, तो दोनों मिल जाती हैं और वो एक कॉमनली गंगा कहलाती हैं, ठीक है। ऐसा हमें लगेगा कि वो मिल के भी नहीं मिल रही, लेकिन एक्चुअल में मिल जाती हैं, ठीक है। कलर विल बी डिफरेंट, ठीक है। अलकनंदा एंड भागीरथी एट देवप्रयाग। तो अगला पॉइंट ऐसे लिखते हैं, देवप्रयाग एट देवप्रयाग, एट देवप्रयाग रिवर गॉट नेम गंगा। देवप्रयाग रिवर गॉट नेम गंगा, रिवर गॉट नेम गंगा। आप देवप्रयाग जाओगे और जहां पर संगम होता है वहां संगम पे आप स्नान करते हो ना, योर सोल विल बी मेल्ट लाइक दिस, ठीक है ना, पिघलती है वहां पर। आप अगर उसको महसूस करोगे, आप जो सोल होती है ना, मेल्ट हो जाता है, इतनी शांति, इतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और पानी बहुत शुद्ध, ठीक है। जैसे जैसे गंगा, मतलब दुख की बात यह है कि जैसे जैसे गंगा उत्तराखंड की सीमा क्रॉस करती है, आगे ये मैदानी भागों में जाती है, इसका फ्लो कम हो जाता है।
तो नदी किस पे निर्भर हो जाती है? टोपोग्राफी पे। और जब ये धीमी रफ्तार से बहती है तो धीमी रफ्तार से बहने की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से इसमें कूड़ा कबाड़ा, नाले के पानी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और आगे चल के रिवर पल्यूट हो जाती है। तो फिलहाल उत्तराखंड की टेरिटरी तक ये बहुत साफ है, क्लीन है, ठीक है। आगे जाके थोड़ा मामला खराब है, उसके लिए प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में। कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं अभी बता देंगे, ठीक है ना। धारी देवी जो टेम्पल है ये आपका पड़ेगा श्रीनगर से कुछ 20-22 किलोमीटर आगे पड़ता है धारी देवी। और धारी देवी आप कह सकते हो 51 शक्तिपीठों में काउंट होता है। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको 2 शक्तिपीठ मिलेंगे, बाकी कोई से मंदिर चले जाओ वो शक्तिपीठ में काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ 2 होते हैं, एक धारी देवी एंड काली मठ, ठीक है ना। बाकी सब बनाई हुई कहानियां होती हैं। काली मठ सिर्फ 2 हैं, 2 टेम्पल हैं, ठीक है ना, जहाँ पे गॉडेस काली रक्त बीज को मारती है ना, नोन एज काली मठ। तो 2 टेम्पल हैं। अगर आप 51 शक्तिपीठ का लिस्ट निकालोगे तो आपको सिर्फ इन 2 मंदिरों का उल्लेख मिलेगा। अदरवाइज ये सब बनाई हुई कहानियां होती हैं, क्योंकि बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, एक तो टूरिज्म है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, प्लस देखो कहीं पे भी गॉडेस का मंदिर होता है तो उसको एक ही कहानी से रिलेट करते हो, जब लॉर्ड शिव देवी सती को लेके जा रहे थे, है ना। तो ऑब्वियस है, भारत में इतने सारे मंदिर हैं तो आप उसे कैसे रिलेट करोगे, आप उसे एक ही चीज से। लेकिन हकीकत में जो शक्तिपीठ का डिटेल है, इंडिया के टोटल शक्तिपीठ वो 51 का डिटेल है, और उसमें 2 हैं उत्तराखंड में अवेलेबल हैं। तो जो आपने बोला ना कॉल्ड धारी देवी, वो गॉडेस काली को डेडिकेट है। दिन के 3 पहर वो अपना रूप बदलती हैं। सुबह देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा बच्चे बालक वाला रूप, थोड़ा दिन में देखोगे तो मैच्योर्ड यंग बिल्कुल, और इवनिंग में आपको लगेगा वृद्ध अवस्था बिल्कुल। इसीलिए आप उन्हें गॉडेस धारी कहते हो। ये टेम्पल पहले नीचे था, लेकिन इस पे एक परियोजना आ रही थी, एक प्रोजेक्ट आ रहा था गवर्नमेंट का, उत्तराखंड सरकार का। तो जो डैम इस पे कंस्ट्रक्ट होना था इस नदी पे, अलकनंदा पे, तो उस डैम की वजह से जल स्तर बढ़ जाता। जब जल स्तर बढ़ेगा तो कोटेश्वर परियोजना, आई थिंक प्रोबेबली कोटेश्वर प्रोजेक्ट है वो, तो जल स्तर बढ़ जाता। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो मंदिर डूबेगा ना। इसीलिए डैम बनाने वाले जो निर्माता कंपनी थी, उस कंपनी ने इस मंदिर फैसला लिया कि इस मंदिर को ऊपर उठाते हैं, इसकी पोजीशन से ऊपर उठाते हैं। तो आप सभी को पता है जब उसकी पोजीशन हटाई गई, बदली गई, तो उत्तराखंड में प्रलय देखा गया था उस टाइम पीरियड में, 2013 ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा मतलब नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ गया था, लेकिन जब फाइनली उस मूर्ति को वहीं उसी जगह पे स्थापित करा जहाँ पर वो थी, उसका वही पोजीशन स्थापित करा, तो एवरीथिंग इज ओके। उत्तराखंड आप आते हैं और धारी देवी घूमते हैं तो आपको ये सारी बातें कहीं ना कहीं रिलेट की जाती हैं उस चीज़ से, ठीक है ना। प्लस जैसा आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये 51 शक्तिपीठों में 2 आते हैं, ठीक है ना। देवप्रयाग से रिवर गंगा को नाम मिलता है या नदी को नाम दे दिया जाता है क्या? गंगा, यहां से नाम मिलता है गंगा। और अगर आपसे कभी ओरिजिन पूछ लें कि कहाँ से गंगा ओरिजिनेट हो रही, तो आपका आंसर होगा गौमुख उत्तरकाशी, और उससे पहले पहले इसका नाम भागीरथी होता है। एट देवप्रयाग द नेम विल बी गंगा। और उत्तराखंड की सीमा में ये सिर्फ 96 किलोमीटर है, और भारत के जिस राज्य में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है वो स्टेट में मेंशन करा देता हूं। अगला पॉइंट यहां से देखना, इन उत्तराखंड गंगा इज ओनली, इन उत्तराखंड गंगा इज ओनली 96 किलोमीटर्स, 96 किलोमीटर लॉन्ग। गंगा उत्तराखंड की सीमा में सिर्फ कितने किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर। लेकिन इसकी मैक्सिमम लेंथ कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस राज्य में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो वो राज्य लिख लेते हैं इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गंगा की मैक्सिमम लेंथ आपको यूपी में मिलेगी। इन उत्तर प्रदेश गंगा इज 1445 किलोमीटर लॉन्ग। यूपी में गंगा की मैक्स जो लंबाई है वो है 1445 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है, इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री।
लेकिन जो ग्लेशियर का माउथ होता है ना, जो ग्लेशियर का माउथ है, इट अपियर लाइक काउज माउथ, जैसे गाय का माउथ होता है। तो दैट्स वाई उस पॉइंट को जहां, वो तो बहुत दुर्गम है, मतलब गंगोत्री, उत्तराखंड में सबसे लंबा ग्लेशियर है गंगोत्री। ठीक है। अ, इसको हम ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। मेल्ट होता है ना, और स्लो स्लो रेट से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेट से वो मेल्ट होगा, बहुत धीमे रफ्तार से मेल्ट होता है, ठीक है। रुको मैं समझाता हूँ, ठीक। गौमुख बताते हैं आपको, ठीक है ना। गौमुख, देखो, गौमुख इज समवट लाइक दिस, ठीक है। ये ग्लेशियर है, और ठीक है, ये गौमुख का ये पीछे जो है ना, आप पीछे जो पूरा देख रहे हो, ये ग्लेशियर है, ठीक है। और इस ग्लेशियर से जहां से मेल्ट होता है ना, बहुत स्लो रेट से मेल्ट हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये बर्थ देता है विच रिवर कॉल्ड भागीरथी। यहां से भागीरथी रिवर आ रही है, आगे चल के इसमें छोटी छोटी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपको पता ही है, रिवर ठीक ठाक फ्लो में आ रही होगी ना। लेकिन जब गौमुख से आती है, तो ये वो पॉइंट है, बड़ा दुर्गम इलाका है, मतलब आपको अच्छा खासा ट्रैक करके यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा ट्रैक है गौमुख तक जाने का, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। जो बहुत ज्यादा हिम्मत करेगा, जिसको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति यहाँ पहुंच सकता है गौमुख पे, ठीक है। बट ये भारत की जो मतलब विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है ना, उसकी जननी गंगा आप कह सकते हो, ठीक है ना। अभी इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा इसका, ठीक है। सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ इज काइंड ऑफ अ लेक जो नियर अबाउट अ ग्लेशियर है, ठीक है। मतलब हिमालय रेंज है, तो हिमालय का रेंज के टॉप पीक्स स्नो कवर्ड पीक्स होती हैं, और जब स्नो मेल्ट होता है तो उससे झील बनती है। तो नियर अबाउट सतोपंथ ये आती है, ठीक है। सतोपंथ इज ए लेक, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। सबसे ज्यादा लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में, यूपी में 1445 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन रिवर गंगा, गंगा नदी पर मौजूद है, ऑन रिवर गंगा नेशनल वाटरवे वन, NW1 डेवलप है, ऑन रिवर गंगा नेशनल वाटर वे वन ऑपरेट बिटवीन, ऑपरेट बिटवीन, नेशनल वाटरवे वन, राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर है, और ऑपरेट हो रहा है बिटवीन वाराणसी टू हल्दिया, वाराणसी से हल्दिया तक ऑपरेट हो रहा है, वाराणसी टू हल्दिया, वाराणसी से हल्दिया तक ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। गंगा नदी का प्रदूषण डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। और जल विभाग इस पे चिंता भी जताता है कि अगर कुछ स्टेप्स नहीं उठाए गए तो बहुत जल्द गंगा नदी क्या हो जाएगी, प्रदूषित, इसका प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए, इसको मतलब सफाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दो प्रोजेक्ट थे। एक पुराना प्रोजेक्ट था, तो पुराने प्रोजेक्ट को ही क्लब करके आगे न्यू प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर दिया, तो इस पे दो प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे लिख लेना, प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा, प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा, प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा, प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा, ठीक है। तो गंगा को साफ करने के जो ओल्ड प्रोजेक्ट था, ओल्ड प्रोजेक्ट का नाम है ओल्ड प्रोजेक्ट, ओल्ड पुराना जो प्रोजेक्ट था वो था गैप, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैप, ठीक है। और गैप की फुल फॉर्म है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था गैप, गंगा एक्शन प्लान, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग टाइम ऑफ, ड्यूरिंग टाइम ऑफ, गंगा एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ
ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। हाँ मैं समझा रहा हूँ बेटा, इस चीज को समझाऊंगा बहुत अच्छे से। राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम भी आपको समझाना पड़ेगा, उससे क्लियर करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम जो है वो है नमामि गंगे। ये 2014 में आया था, नमामि गंगे। नमामि गंगे लॉन्च इन 2014, लॉन्च इन 2014। ओल्ड प्रोजेक्ट merge with this new project, old project merge with this new project। पुराने प्रोजेक्ट को इसमें मर्ज कर दिया गया था, old project merge with this new project, with this new project। और इसका बजट वैल्यू रखा गया था 2014 में। जब नई सरकार बनी तो नई सरकार ने इसका बजट रखा लगभग 20,000 करोड़ रुपया। बजट फॉर क्लीन गंगा, बजट टू क्लीन गंगा। गंगा को साफ करने के लिए सरकार कितना फंड खर्च करने को तैयार थी, ठीक है। क्लीन गंगा ये था ₹20,000 करोड़। इतनी अमाउंट गंगा नदी को साफ करने के लिए रखी गई, 20,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना। तो नमामि गंगे वॉज द रिसेंट प्रोग्राम टू क्लीन गंगा एंड ओल्ड प्रोग्राम वॉज गैप। अब आपका क्या नाम है मैम? माही। माही का क्वेश्चन है कि गंगा नदी को कई सालों से हम लोग साफ कर रहे हैं, बट आज भी वो क्यों मतलब प्रदूषित हो रही है, और ये प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग, एक रफ डायग्राम से समझाते हैं उसको, ठीक है। मान लो ये मेन स्ट्रीम रिवर आ रही है, कॉल्ड रिवर गंगा। ये कौन सी स्ट्रीम है? मेन स्ट्रीम है गंगा। और गंगा में आकर मिलती है अलग अलग डायरेक्शन से उसकी नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज। मान लेते हैं उसकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो उससे आके मिल रही है, पश्चिम से आके जो उससे मिल रही है वो मिल रही है कॉल्ड यमुना, ठीक है। एक रिवर इससे आके और मिल रही है, मान लेते हैं रिवर का नाम है सोन रिवर। ईस्ट से जो आके इसको मिल रही है वो रिवर है इसकी कॉल्ड कोसी, ठीक है। एक रिवर ऐसे कर लेते हैं कॉल्ड गंडक, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं कॉल्ड लाइक सरयू, या फिर काली नदी बोल सकते हैं उसको, सरयू, ठीक है। सरयू हो गई। अब छोटी छोटी टैनरीज से जो पानी छोड़ा जाता है वो भी इसमें मिलता है, ठीक है। छोटी छोटी टैनरीज, टैनरीज का मतलब होता है जहां पर चमड़े का कारखाना होता है, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री से जो पानी छोड़ा जाता है वो छोटे छोटे नालों में छोड़ा जाएगा, और वो नाले ना मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वो नाले कहीं ना कहीं जाके मेन स्ट्रीम से मिल जाते हैं। तो ये वो स्ट्रीम मैंने लिखी है जो कि गंदे नाले होते हैं, वो किस में आके खुल जाते हैं? गंगा में। अब प्रॉब्लम क्या है कि यमुना कैसी है? यमुना भी पल्यूटेड है, क्योंकि दिल्ली से आ रही, हरियाणा से आ रही, और जब शहरी इलाके से कोई नदी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें प्रदूषण होगा। लोगों के घरों से निकलने वाला जो पानी होता है, डिटर्जेंट का, सर्फ का, सोप का, वो सब इसी में तो छोड़ा जाता है, ठीक है ना। और बाकी आप कह लो कि डंपिंग जोन भी इसको बना दिया जाता है, इसमें कूड़ा कबाड़ा भी लोग डाल ही देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस आप इसको बोलोगे, अवेयरनेस की कमी, ठीक है। यमुना हो गई। दूसरी रिवर मान लेते हैं सोन, थोड़ा बहुत पोल्यूशन इसमें भी होगा, यूपी से आ रही है, उत्तर प्रदेश के इलाकों से आ रही है, थोड़ा बहुत प्रदूषण इसमें भी है। कोसी नदी, जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने साथ ये कूड़ा कबाड़ा बहुत सारी चीजें लेके आती है, लकड़ी, कूड़ा कबाड़ा, है ना। एंड तो कोसी भी एक तरह से पल्यूटेड है। और ये तो टैनरीज से निकलने वाले नाले हैं, ये भी पल्यूटेड है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन सब चीजों पे ध्यान कम दे रहे हैं। हम किसको साफ करने में लगे हुए हैं? गंगा को। गंगा को ही यदि हम साफ करते रहे, सारा पैसा हम सिर्फ मेन स्ट्रीम इसको साफ करने में हमने सारा पैसा लगा दिया, 20,000 करोड़ रुपए, तो वो पैसा एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि यमुना को साफ करो,
कोशिश ये करनी चाहिए कि कोसी को साफ करो, गंडक को करो, सरयू को करो, ऐसे टैनरीज को रोको जो गंदा पानी गंगा नदी में छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से देखें। जो लेदर इंडस्ट्री है, अगर इस चीज को रोका जा सकता है तो गंगा ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। उत्तराखंड में प्योर है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही, जब तक ये उत्तराखंड से निकलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री धाम उत्तराखंड की सीमा में तो ये ओके है, लेकिन जैसे ये मूव करते टुवर्ड्स हरियाणा, हरियाणा के बाद ये दिल्ली, दिल्ली के बाद ये प्रयागराज जा रही है, इलाहाबाद जा रही है। तो आप ऐसे समझ लो कि जैसी हरियाणा और दिल्ली वाले जोन में आती है, तो वही मैंने जैसे आपको कहा स्पीड स्लो हो जाती है नदी की, और जब नदी की स्पीड स्लो होती है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस में बोलूंगा इस चीज को। अगर लोगों को समझाया जाए, अवॉइड किया जाए, तो शायद ये प्रदूषण रुक सकता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है। एक्शंस एक्शंस ये लिए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में रूल है, अगर आप गंगा नदी के किनारे कुछ कूड़ा कबाड़ा डालते हो या डंपिंग करते हो और डंपिंग करते समय आप पकड़े गए, तो सीधे सीधे आपका चालान होगा, या फिर वो रेस्टोरेंट या वो बिल्डिंग ऑफिशियली क्लोज कर दी जाएगी। तो इस वजह से जल्दी से कोई गंगा में डंपिंग वगैरह करता नहीं है। और हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे रूल उत्तराखंड ने अपनाए हैं गंगा नदी को साफ रखने के, ऐसे ही रूल अगर दिल्ली में लगा दिए जाएं या हरियाणा में या यूपी में, तो ये नदियां ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगी। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वहीं होती है, लेकिन उसके बाद आगे इसका प्रदूषण ज्यादा होता है यमुना में ना। पब्लिक बहुत है। अ, आप दिल्ली का रीजन मान लो, दिल्ली छोटा सा है, लेकिन पब्लिक वहां पे 2-2.5 करोड़ पब्लिक है, तो इतनी ज्यादा पब्लिक, इतना रश, तो उसको कंट्रोल करना हर सरकार के लिए चैलेंजेबल है। ठीक है ना। कोई सी भी सरकार आएगी, इतनी पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराना इज अ बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है। अ, जो जो वही है लॉजिक, वही है। अगर हम मेन स्ट्रीम को साफ करेंगे, छोटे छोटे नालों को नहीं रोकेंगे, यमुना नदी को साफ नहीं करेंगे, या गंडक को नहीं करेंगे, या कोसी को नहीं करेंगे, तो गंगा पोल्यूट होती रहेगी। तो एक सजेशन, एक कंक्लूजन ये हो सकता है इस बात पे कि आप मेन स्ट्रीम को साफ ना करके वो पैसा उसकी ट्रिब्यूटरीज को साफ करने में लगाओ, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी साफ होंगी तो गंगा ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसमें गंगा की ट्रिब्यूटरीज लिख लेते हैं, जो कि लास्ट फॉर्मेट है। हिमालयन रिवर सिस्टम में गंगा का लास्ट फॉर्मेट आता है, ऐसे लिख लेना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरीज। एग्जामिनर आपसे ट्रिब्यूटरीज पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पुटअप करता है, तो मान के चलो ट्रिब्यूटरीज अगर आप पढ़ते हो तो इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक। ट्रिब्यूटरीज, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी, यमुना उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है रिवर, और गंगा की एक लॉन्ग ट्रिब्यूटरी में काउंट होती है। ठीक है। एक लॉन्ग ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। ठीक है। यमुना, यमुना के बाद आप लिख सकते हो सोन, सोन के अलावा आप लिख सकते हो काली नदी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, और काली नदी नेचुरल बॉर्डर बना रही है उत्तराखंड एंड नेपाल का। नदी इस पार आप खड़े हो तो आप उत्तराखंड की सीमा में हो, और नदी उस पार आप खड़े हो तो आप नेपाल की सीमा में हो। जो काली नदी है ये उत्तराखंड सीमा में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है। फिर आप लिख सकते हो अनदर रिवर इज कोसी, ये नेपाल से आ रही है, इस समय इसका फ्लो बहुत बढ़ रखा, नेपाल से जब नदी आ रही है ना कोसी, तो इसका फ्लो बढ़ा हुआ, तो इसकी वजह से अभी बिहार में बाढ़ आ रखी ना। कोसी नदी है, बिग साइज रिवर है, आती नेपाल से है, मतलब पूरे साल भर फ्लो करती है, लेकिन जब मानसून आता है तो मानसून में अलार्मिंग रेट से बहती है। ठीक है। और पूरे उत्तर बिहार का शोक है ये कोसी नदी, ऑलमोस्ट हर साल आती है। होता क्या है, ये यूथफुल रिवर है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा फ्लो है, ये अपना रास्ता, इसको ऐसे जाना था ऐसे चली जाती है, तो जब ये अपना रास्ता मुड़ती है तो जिस तरफ ये मुड़ रही उधर बिहार के गांव हैं,
तो बिहार के गांव से होके जाने लगती है, इसी वजह से आप उत्तर बिहार की बाढ़ का कारण इसको मानते हो। बिहार ने नेपाल के साथ एक जॉइंट प्रोग्राम करा और कोसी पे डैम बना दिया। तो कोसी नदी पे जो डैम है वो इसका जल स्तर कुछ हद तक ही तो रोकेगा। आप खुद सोचो ना, डैम बना दिया लेकिन वो कुछ हद तक रोकेगा। अभी इस बार क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की न्यूज है, कोसी का जल स्तर बढ़ा होगा और जब डैम पे प्रेशर क्रिएट होगा और एज अ मैनेजर को किसी को भी मैनेजर चूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो डैम खोल देगा ना, ताकि डैम टूटे ना। डैम टूटेगा तो भारी नुकसान होगा, लेकिन डैम से पानी थोड़ा छोड़ा जाएगा तो कम नुकसान होगा, नुकसान का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाएगा, बस ये कह सकते हो आप। तो नेपाल के प्रशासन में जो भी मैनेजर रहा होगा, कोसी डैम को जो देख रहा होगा, उसने वहां से पानी छोड़ दिया। और जब पानी छोड़ा तो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके जो ऑलमोस्ट हर बार होते हैं, इस बार भी बाढ़ देखी गई वहां पर। ठीक है ना। तो कोसी एक रिवर ही हो गई, एक हो गई गंडक। गंडक, गंडक भी नेपाल से आती है। रिवर गंडक जो है ना, नेपाल से आती है। और नेपाल में जो 51 शक्तिपीठ है उसमें एक देवी का नाम इसी नाम से है। ठीक है ना। गंडक जो नदी है एक्चुअल में ये देवी के नाम से फेमस है, तो वो जो 51 शक्तिपीठ में गॉडेस है वो इस नाम से फेमस है। तो इनके नियर अबाउट, उस मंदिर के नियर अबाउट जो रिवर बहती है उसको गंडक रिवर बोलते हैं। ठीक है ना। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी जो एक मेन नदी का वॉल्यूम इंक्रीज करती है। मेन नदी है गंगा। अब गंगा तो बहुत सारा पानी नहीं ला सकती ना, गंगा को आके ज्वाइन कर रही है यमुना, तो यमुना ने जितना पानी था, अपना जितना वाटर था, वो सब किसको दे दिया, गंगा को। कहाँ, प्रयागराज में। सोन ने सारा पानी अपना गंगा को दे दिया एट मिर्जापुर। कोसी जो काली नदी है ये सरयू बन जाती है अयोध्या में। अयोध्या में आप इसको क्या बोलते हो, सरयू बोलते हो। ठीक है। कोसी नदी भागलपुर बिहार में संगम करती है गंगा से, और जितना भी अपना वाटर है सब गंगा को अर्पण कर देती है। तो यानी जैसी नदियां गंगा से मिलेंगी तो वॉल्यूम उसका राइज करेगा ना। हाँ हाँ, जो हिमालय से जो नेटवर्क आ रहा है, ये नदियां एक्चुअल में साफ है। प्रदूषण करता कौन है, ह्यूमन बीइंग करेगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना, यमुना इज अ रिलीजियस रिवर। ठीक है। हिंदू जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें जो गॉड है कॉल्ड यमराज, यमराज की सिस्टर है यमुना। ठीक है। तो दैट्स वाई ये रिलीजियस है। आप कभी चार धाम यात्रा पे आओगे तो आपको चार धाम में से दो धाम मिलेंगे, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, तब जाके आपके चार धाम कंप्लीट होते हैं। ये रिलीजियस है, एक्चुअल में रिलीजियस है, रिलीजियस ही होती हैं एक्चुअल में। देखो ये है ना, नदी क्या देती है, जीवन देती है। पहले से चला आ रहा ना ये चीज। आप नदी किनारे इसलिए बसते हो कि आपको वाटर इजीली अवेलेबल होगा। नदी को जीवन दायिनी बोलते हैं, जीवन दायिनी। तो दैट्स वाई इसको गॉडेस की फॉर्म में पहले से देखा जाता है। इवन जो हमारी सनातन धर्म की जो पुराणे हैं ना, स्कंद पुराण, उनमें भी इसका वर्णन मिलता है आपको। ठीक है। तो वो ऑलरेडी इसमें मेंशन है। ठीक है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ओके, रिवर गंगा सिस्टम यहाँ पे डन है। अब एक फाइनल एक नोट लिख लो, इस पे एक प्रोजेक्ट चला है कॉल्ड गंगा विलास, अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा है। ठीक है। प्रोजेक्ट गंगा विलास, इसको गवर्नमेंट शुरू करती है। ठीक है, नोट करके लिख लेना। प्रोजेक्ट गंगा विलास स्टार्टेड बाय इंडिया। प्रोजेक्ट गंगा विलास स्टार्टेड बाय इंडिया। इंडिया। मकर संक्रांति कब होती है, जनवरी में, 14th ऑफ जैन ना। तो ये 14 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था, मकर संक्रांति वाले दिन। प्रोजेक्ट गंगा विलास स्टार्टेड बाय इंडिया इन 14th जनवरी, जब मकर संक्रांति होती है तब। 2020 2022 आप कंसिडर करोगे, 2022 में प्रोजेक्ट गंगा विलास शुरू हुआ था। ठीक है। और नहीं सॉरी, 23 में, 2 साल की बुकिंग है ना इसकी, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो 2023 में शुरू हुआ।
14 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और नेक्स्ट 2 ईयर इसकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, ठीक है। प्रोजेक्ट गंगा विलास एक तरह का क्रूज है, एक जहाज। इस पे आपको 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी और कम से कम 57 डेज का क्रूज है। अगर आप इस बोट, इस जहाज पे बैठना चाहते हो तो आपको अपनी पॉकेट से कम 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 20 लैक्स, ठीक है। टिकट 20 लाख रुपए का टिकट है इसका कम से कम। तो जो प्रोजेक्ट गंगा विलास है, इस पे ट्रैवल करेंगे विदेश से आने वाले सैलानी, जैसे कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है। तो वो लोग इंडिया जब घूमने आते हैं तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। और प्रोजेक्ट गंगा विलास वाराणसी से शुरू होता है, बांग्लादेश होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी को कनेक्ट करते हुए डुबरी जा रहा है। तो यानी वाराणसी से डुबरी है वाया बांग्लादेश। इसका रूट कुछ ऐसा है, रूट है इसका वाराणसी टू डुबरी, वाराणसी टू डुबरी वाया, वाराणसी टू डुबरी वाया बांग्लादेश, बांग्लादेश से होती हुई जाएगी। ये चीज क्लियर? चल रहा है, चल रहा है। 2 साल की तो बुकिंग है इसकी। प्रोजेक्ट चल रहा है। बोट है ना, ये जहाज है, बन गई, सब ओपनिंग भी हो गई। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको जाना है, मुझे जाना है, पहले आपका नंबर आ गया, अब जो मेरा नंबर आएगा वो 2 साल बाद आएगा। क्यों? क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2025 में नंबर आएगा। इसकी इतनी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और चल रही है। हाँ, रनिंग है, ये रनिंग रनिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो विदेशी यात्री जाते हैं और कम से कम 57 डेज का क्रूज है। 57 डेज लगभग लगभग 2 महीना मान लो आप, 2 महीना है ना, 2 महीने का क्रूज। अगर आप जा रहे हो पूरे 57 दिन का क्रूज ले रहे हो तो कम से कम 20 लाख लगेंगे आपके। वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी उनकी करेंसी स्ट्रांग है। उनके लिए दे इट वाज लाइक सम $1000, ठीक है ना। फॉर अस इट इज 20 लैक्स। तो दोनों की करेंसी में अंतर है, ओके, ठीक है। गंगा के बाद आ जाओ इंडस सिस्टम, ठीक है। अब आप हेडिंग बना लेना, इंडस सिस्टम, सिंधु नदी का तंत्र। शुरू करवा देते हैं इसको, ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं। इट विल बी कंप्लीटेड टुमारो ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत दमदार टॉपिक होता है। इसमें इंडस आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, फिर इसमें प्रायद्वीप भारत की नदियां आती हैं। अभी अभी इसमें इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें समझाएंगे आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब शुरू हो जाएगा आज, ये टॉपिक आज शुरू हो जाएगा एंड वी विल कंप्लीट इट टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। इंडस सिस्टम, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो आपका श्योरिटी आप का टॉपिक डन है। मतलब अगर रिवर से कुछ भी आ जाए यू आर ओके विद दैट, ठीक है। नहीं नहीं, पेनिनसुलर आएगा। अभी 3 सिस्टम है, अभी तो एक ही करा हमने, मैं वही तो समझा रहा हूँ, ठीक है। इंडस सिस्टम, ये आ गया हिमालयन सिस्टम का पार्ट 2 कॉल्ड इंडस सिस्टम, ठीक है। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, सिंधु नदी का ओरिजिन है इंडस, ओरिजिनेट फ्रॉम सिंधु नदी का ओरिजिन है फ्रॉम, ठीक है। कहां से निकल रही है ये? मानसरोवर, तिब्बत, तिब्बत से आ रही है मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर इज अ लेक, और इस लेक के आसपास जितने भी छोटे मोटे ग्लेशियर्स होंगे या जो स्नो कवर्ड पीक होंगी वो सिंधु नदी को बर्थ देती हैं, इंक्लूडिंग द लेक मानसरोवर, ओके। तो यहां से रिवर इंडस का ओरिजिनेशन है और सिंधु नदी तिब्बत से इंडिया की तरफ आती है, और जब ये इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है तो लद्दाख में इसका नाम बदल जाता है। तो आप ऐसे लिखते हो, पहले इसका लेंथ लिख लो कि टोटल लेंथ कितना है। टोटल लेंथ ऑफ इंडस, टोटल लेंथ ऑफ इंडस, गंगा से ज्यादा लंबी नदी है ये। टोटल लेंथ ऑफ इंडस, तो हिमालय की नदियों में एक लंबी नदी इंडस है जिसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है इंडस, ठीक है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। तिब्बत, इंडस रिवर एंटर, इंडस रिवर एंटर इंडियन टेरिटरी
इंडियन टेरिटरी नियर काराकोरम पास, काराकोरम पास के समीप आती है भारत में, नियर नियर काराकोरम पास, नियर काराकोरम पास, काराकोरम पास के नियर अबाउट ये इंडियन टेरिटरी में आती है। और लेह लद्दाख में इसका नाम चेंज हो जाता है, इन लद्दाख टेरिटरी, इन लद्दाख यूटी, इंडस नोन एज, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इंडस को कहते हैं, इंडस नोन एज लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इंडस नदी का एक यूनिक नाम है, इसको वो लोग बोलते हैं सिंघे खंबन, सिंघे खंबन, सिंघे खंबन का मतलब है, सिंघे खंबन, सिंघे खंबन का मतलब होता है लायंस माउथ, लायंस माउथ, ठीक है, सिंघे खंबन बोली जाती है। सिंधु नदी लेह लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कहलाती है सिंघे खंबन, क्लियर, ठीक है। फर्दर ये रिवर पाकिस्तान की तरफ अप्रोच कर जाती है और पाकिस्तान में अपर इंडस लोअर इंडस के दो सेक्शन बनाती है। अपर इंडस और लोअर इंडस ऐसे कंसिडर करते हैं, अपर इंडस में खाली इंडस होता है और लोअर इंडस में उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती हैं, जैसे झेलम, चेनब, रावी, लाइक दिस, ऐसी रिवर, तो वो लोअर इंडस होता है। अपर इंडस और लोअर इंडस के बीच एक बहुत फर्टाइल लैंड है जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, उपजाऊ भूमि, उसको क्या बोला जाता है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। द लैंड, या आप ऐसे लिख सकते हो, इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान रिवर इंडस, रिवर इंडस divide as upper and lower Indus, upper and lower Indus, upper and lower Indus, ठीक है। and land between upper lower Indus, upper lower Indus, अपर लोअर इंडस के बीच में जो लैंड होता है, लैंड बिटवीन अपर लोअर इंडस नोन एज अपर लोअर इंडस के बीच जो लैंड होता है ये एक फर्टाइल भूमि होती है, इस फर्टाइल लैंड को आप कहते हो दोआब, क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है ना। दोआब का मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर, और स्लैश करके लिख लेना फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, यानी पाकिस्तान के पास जो लैंड उसको मिला वो एक तरीके से ऑलरेडी फर्टाइल था, ठीक है, इंडस की वजह से, अपर एंड लोअर इंडस की वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल है, नोन एज दोआब, और इसी को बोलते हैं लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज आपको समझाएंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में सब पढ़ते हैं इसको, और इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही ड्रॉप करते हैं, ठीक है। रिवर इंडस लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी ब्रॉड है, बेसिन के अकॉर्डिंग होता है। इंडस पे अगर डैम आप बनाओगे तो इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक हो जाएगी ना, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी, अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए मतलब डैम बनाने को क्यों नहीं बना सकते, लेकिन बना नहीं सकते ना, ठीक है।